Hello everyone, welcome back to your class of surface chemistry. Now we are going to discuss about different type of colloidal system on the basis of dispersion phase and dispersion medium. देखिए हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि कॉलॉइडल सिस्टम जो होता है उसके अंदर एक डिस्पर्स फेज होती है और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पर्जन फेज जो है वो यूजुअली वो होती है जिसका अमाउंट कम होता है और डिस्पर्जन मीडियम वो होता है जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है। मीन्स डिस्पर्जन मीडियम एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है, डिस्पर्जन फेज एज अ सॉल्यूट वर्क करती है। डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्पर्जन फेज को मिक्स करते हैं। अब ये डिस्पर्जन मीडियम जो है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। अगर ये वाटर है तो हम हाइड्रोसोल बोल देते हैं, बेंजीन है तो बेंजोसोल बोल देते हैं, एयर है तो एरोसोल बोल देते हैं, एल्कोहल है तो एल्कोसोल बोल देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास अलग अलग टाइप के हैं। उस बेसिस पर हमारे कॉलॉइडल सिस्टम जो है वो 8 टाइप के हो सकते हैं। एक मैं आपको बता चुकी हूँ, जब गैस और गैस होती है तो वो हमारे कॉलॉइडल सिस्टम में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि डिस्पर्जन फेज जो है वो गैस है। देखो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके एग्जाम्पल सारे लर्न होने चाहिए। एग्जाम्पल्स जो है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर डिस्पर्जन फेज गैस है, मीडियम लिक्विड है तो उसे हम बोलते हैं फॉर्म। मतलब लिक्विड में गैस प्रेजेंट है तो लिक्विड में जब गैस प्रेजेंट होगी तो वो क्या होगा, फॉर्म। जैसे हमारा क्या होता है, सोप का सोल्यूशन होता है, या हमने कोई क्रीम है उसको फेंट रखा है, उसको अच्छे से घुमा रखा है तो वो क्रीम भी कैसी होती है, फोम होती है। सोडा वाटर है, पता है लिक्विड के अंदर CO2 गैस मिक्स की भी रहती है तो वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, फोम का एग्जाम्पल है। सेकंड गैस, और वो किसमें प्रेजेंट है, सॉलिड के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म। जैसे आपका स्पंज होता है, स्पंज में क्या होता है, सॉलिड में गैस ही फिल की हुई होती है तभी वो क्या होता है, स्पॉन्जी होता है। ठीक है, तो केक हो गया, रबर हो गया, फॉर्म हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड फॉर्म की। फिर आता है लिक्विड जो कि गैस में प्रेजेंट है, यानी गैस में लिक्विड प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड एरोसोल बोलते हैं। लिक्विड एरोसोल के एग्जाम्पल हमारे पास क्लाउड हो गए, इंसेक्टिसाइड्स की जो दवाइयाँ हैं जिनका हम छिड़काव करते हैं, जिनको हम यूज में लेते हैं, वो हो गए, फोग हो गए। फिर लिक्विड और लिक्विड ये ध्यान रखना है, इसको हम इमल्शन बोलते हैं। और जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर हो गया इमल्शन में, फिर उसके बाद हमारा मिल्क हो गया। ठीक है, और कई अलग अलग जो मेडिसिन होती है वो सब किसका एग्जाम्पल है, इमल्शन का एग्जाम्पल होता है। फिर लिक्विड इन सॉलिड, मीन्स सॉलिड में क्या प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। जैसे जेल, जेल में हमारे क्या आ गई, जेली आ गई, बटर आ गया, जैम आ गया, पनीर आ गया, कर्ड आ गया, इवन बूट पॉलिश भी आ गई। तो आप देखो सॉलिड के अंदर लिक्विड, जेली तो सबको पता है, जेली में क्या होता है, सॉलिड के अंदर लिक्विड को मिक्स किया हुआ रहता है। वैसे ही जैम है, जेली है, पनीर है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, जेल के एग्जाम्पल है। फिर सॉलिड इन गैस, गैस के अंदर सॉलिड, देखो एक तो इस चीज को ध्यान रख लेना, यहाँ पे जो है सॉलिड इन गैस वो एरोसोल होता है, वो सॉलिड एरोसोल होता है, और सॉलिड लिक्विड इन गैस वो लिक्विड एरोसोल होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्लाउड हो गया, फोग हो गया। तो देखो गैस जो होती है, एयर जो होती है, उसके अंदर जब वाटर वेपर आ जाती है तभी तो फोग, क्लाउड ये बनते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखो गैस जो है उसके अंदर क्या है, सॉलिड होता है। तो गैस में जब सॉलिड होता है तो उसे हम सॉलिड एरोसोल बोलते हैं। जैसे स्मोक हो गए, डस्ट के पार्टिकल्स हो गए,
यहाँ पे जो डस्ट के पार्टिकल्स है, एयर प्रेजेंट है और उसमें एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो स्मोक बन जाता है। डस्ट का जो साइक्लोन वगैरह आते हैं वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड एरोसोल के एग्जाम्पल है। ऐसे ही फिर हमारे पास आते हैं सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड में जो है सॉलिड, उसे हम क्या बोलते हैं, सोल। जैसे स्टार्च हो गया, पेंट हो गया, गम हो गया, गोल्ड सोल हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास किसके एग्जाम्पल होते हैं, सोल के एग्जाम्पल होते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर। तो सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर हमारी एलॉयज होती है। एलॉयज में क्या करते हैं हम, 2 या मोर देन 2 मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिक्स कर सकते हैं। तो जब हम 2 मेटल्स को मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एलॉय बनेगा। इसके अलावा आपके जेम्स हो गए, स्टोन्स हो गए, मतलब रूबी ग्लास है और अलग अलग तरीके के जेम्स हैं। इसके अलावा ब्लैक डायमंड हो गया, ठीक है, और मिनरल्स हो गए। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है हमारे पास, सॉलिड के एग्जाम्पल है, सॉलिड सोल के एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास अलग अलग तरीके के कॉलॉइडल सिस्टम बनते हैं और ये सारे कॉलॉइडल सिस्टम जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर बेस्ड है। अब हम कॉलॉइड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। कॉलॉइड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिस पर किया गया है। एक तो ये डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो है उनके अंदर इंटरेक्शन के बेसिस पर, उनके बीच में अट्रैक्शन कैसा है उसके बेसिस पर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्लासिफिकेशन किया गया है पार्टिकल्स की साइज के बेसिस पर। तो देखो जो इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन फोर्सेस है, उसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें 2 टाइप के कॉलॉइडल सिस्टम बनते हैं। एक लायोफिलिक होता है और एक लायोफोबिक होता है। फिलिक का मतलब क्या है, जो लविंग है, ठीक है, जो अट्रैक्शन फील करता है, फिलिक। और एक आता है फोबिक, तो हम सुनते हैं फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर लगना। और डर क्या होता है, डर लगेगा तो उससे क्या होगा, दूर भागेगा, दूर रहेगा। जैसे हाइड्रोफोबिया है जिसको वाटर से डर लगता है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक, अगर कहीं पे फिलिक वर्ड आ रहा है मतलब वो लविंग है, उस चीज से लव करता है, उसके साथ रहना चाहता है। जैसे लायोफिलिक, तो लायोफिलिक में क्या होगा, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस अच्छे होंगे। और जो लायोफोबिक है वहां पे डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो लायोफिलिक के स्टार्च, गम, जिलेटिन, इनके जो कॉलॉइडल सिस्टम होते हैं। और लायोफोबिक जो है उसके अंदर आपके गोल्ड के सोल, मेटल के जो सोल बनते हैं वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, हमारे पास लायोफोबिक के एग्जाम्पल होते हैं। सेकंड जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्लासिफिकेशन किया गया है पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर। अब जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज के बेसिस पर जो कॉलॉइडल सिस्टम है उनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो मल्टी मॉलिक्यूलर है, सेकंड मैक्रोमोलिकुलर है और थर्ड जो है वो एसोसिएटेड कॉलाइड्स है। और इन एसोसिएटेड कॉलाइड्स को हम मिसेल्स भी बोलते हैं। नाउ अब देखते हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक जो है उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए लायोफिलिक मैंने आपको बताया जिसमें डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं। डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। लायोफोबिक जो है उसके अंदर अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। अब इनके फॉर्मेशन का मेथड क्या है, इसमें अट्रैक्शन है तो हम दोनों को डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को डायरेक्टली मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन इनके लिए स्पेशल मेथड्स काम में लिए जाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स काम में लिए जाते हैं, केमिकल मेथड्स को काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद नेचर की बात करें तो ये रिवर्सिबल होते हैं, मींस हम इनका कोगुलेशन हो जाने के बाद भी इनको रिगेन कर सकते हैं, इन कॉलाइड्स को वापस प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं, इनको कॉलाइड्स को वापस गेन नहीं किया जा सकता।
विजिबिलिटी की बात करें तो हम इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं और इनको हम देख सकते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबल होते हैं और ये अनस्टेबल होते हैं। इनको स्टेबिलिटी देने के लिए इनके अंदर स्टेबिलिटी एजेंट्स की मिक्सिंग की जाती है। फिर हम बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इनके लिए जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का हाई अमाउंट रिक्वायर्ड होता है इनके कोगुलेशन के लिए। जो इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट है वो ज़्यादा चाहिए होता है और इनके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट बहुत कम चाहिए होता है, या ये बोल सकते हैं बिना इलेक्ट्रोलाइट्स के भी ये कोगुलेट हो जाते हैं। फिर हम बात करें विस्कोसिटी की, तो इनकी जो विस्कोसिटी होती है डिस्पर्जन मीडियम से बहुत ज़्यादा हाई होती है और इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो डिस्पर्जन मीडियम के लगभग बराबर की होती है। सरफेस टेंशन जो है वो डिस्पर्जन मीडियम से कम होता है और इनका जो सरफेस टेंशन है वो डिस्पर्जन मीडियम के लगभग बराबर होता है। फिर हम बात करें टिंडल इफेक्ट को, तो ये लायोफिलिक नहीं शो करते हैं, लायोफोबिक शो करते हैं। फिर हम बात करें हाइड्रेशन की, तो लायोफिलिक जो है वो हाइड्रेशन शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये लायोफोबिक है तो ये क्या करेंगे हाइड्रेशन का प्रोसेस शो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से लायोफिलिक और लायोफोबिक जो है उनके अंदर हमें कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। लायोफिलिक के एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे स्टार्च, गम, जिलेटिन, इनके कॉलाइड्स, और लायोफोबिक के एग्जाम्पल्स हमारे पास हो जाएंगे मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं वो। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लायोफिलिक और लायोफोबिक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कॉलॉइड्स का, जो कि बेस्ड है पार्टिकल्स के साइज के ऊपर। तो पार्टिकल्स का जो साइज होता है उसके बेसिस पर कॉलॉइड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट जो डिवीजन किया गया है कॉलॉइड्स का वो किया गया है कि मल्टी मॉलिक्यूलर। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स क्या होंगे? मल्टी का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे। तो इसके अंदर कॉलॉइड सिस्टम में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम का। दूसरा, ये कॉलॉइड कब बनाते हैं? जब इनमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कौन से फोर्सेस होते हैं? वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, और तब ये उस अट्रैक्शन की वजह से क्या करते हैं? कॉलॉइडल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम देख सकते हैं S8। ये जो सल्फर का जो सॉल होता है, सल्फर का जो कॉलॉइडल सिस्टम बनता है उसके अंदर सल्फर के जो है 1000 से भी ज्यादा पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं। मल्टी यानी बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे? कॉलॉइडल सिस्टम बनाएंगे। तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम साइज के होते हैं साइज पार्टिकल्स का, इससे भी कम होता है। वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे सल्फर का सॉल है इसके अंदर 1000 से भी ज्यादा क्या प्रेजेंट होंगे? S8 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा हमारे पास आता है वो है मैक्रोमोलिक्यूलर। देखो मैक्रोमोलिक्यूलर क्या होते हैं? मैक्रो मतलब क्या हो गए? जो बड़े होंगे। तो यहाँ पे जो डिस्पर्जन फेज है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है, और जब वो डिस्पर्जन फेज के फॉर्म में वर्क करके कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो अपने पार्टिकल के साइज को कैसा कर लेते हैं? कॉलॉइड के साइज का कर लेते हैं। यानी यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जब वो डिस्पर्जन फेज के फॉर्म में कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उनका साइज जो है वो कॉलॉइड के आकार का ही हो जाता है, कॉलॉइड के साइज का ही हो जाता है। यहाँ पे जो डिस्पर्जन फेज के फॉर्म में पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो पॉलीमर्स होते हैं वो होते हैं। यानी डिस्पर्जन फेज के फॉर्म में जो पार्टिकल्स वर्क कर रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है और वो पॉलीमर्स होते हैं।
जैसे हम बात करें नेचुरल पॉलीमर्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, रबर हो सकता है, जो नेचुरल रबर होता है वो, और उसके अलावा आपका सेलुलोज हो सकता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स है ये हो सकते हैं, तो सेलुलोज हो गए, प्रोटीन हो गए, इसके अलावा आपका नेचुरल रबर हो गया, ये हो सकते हैं। और साथ ही साथ क्या हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं नायलॉन हो सकता है, टेरिलीन हो सकता है। नायलॉन में भी अलग अलग नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 610, ये अलग अलग तरीके के जो पॉलीमर्स है वो आर्टिफिशियल और सिंथेटिक दोनों हो सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज इम्पोर्टेंट, वो हमारे पास आता है एसोसिएटेड कोलाइड्स। ये एसोसिएटेड जो कोलॉइड्स होते हैं इनको हम क्या और बोलते हैं, मिसेल्स भी बोल सकते हैं, मिसेल्स भी बोलते हैं। ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, अगर इनकी कंसंट्रेशन कम होती है तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, और अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। जैसे मैं बोलूँ वाटर का एक्वस सॉल्यूशन, तो वो क्या होता है, सोप को हमने क्या किया, सोप का एक्वस सॉल्यूशन, सोप को हमने पानी में डाला और हमने पढ़ा है सोप को पानी में डालते ही वो आयोनाइज हो जाएगा। ऐसे ही अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, कॉलॉइडल सिस्टम की तरह बिहेव करने लगेंगे, कॉलॉइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगेंगे। और ये जो पार्टिकल्स है, ये जो एसोसिएटेड कॉलॉइड्स होते हैं, ये एक फिक्स कंसंट्रेशन के ऊपर ही क्या करते हैं, कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ये वो कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर ये कॉलॉइडल्स जो होते हैं, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स जो होते हैं, वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे मैं बात करूं सोप की, तो सोप के लिए CMC जो है उसकी वैल्यू होती है 10⁻³ मोल पर लीटर। ऐसे ही अलग अलग जो सॉल्यूशन होंगे उनके लिए अलग अलग CMC की वैल्यू होगी। तो कम कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो कॉलॉइड्स की तरह बिहेव करेंगे। जैसे सोप का एक्वस सॉल्यूशन हम बोले, तो सोप का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो पानी में डालते ही, सोप जो है वो पानी में डालते ही क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। और एक आती है टर्म CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर ये किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, कॉलॉइड्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, या ज्यादा अच्छे से बोल सकते हो जिसके ऊपर ये मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं, मिसेल की तरह बिहेव करते हैं। इनको हम मिसेल भी बोलते हैं। और हमने क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, जहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो मिसेल का फॉर्मेशन होता है उसी से क्या होता है, क्लोथ्स की क्लीनिंग होती है। तो CMC क्या होती है, जो ये कॉलॉइड्स है जहाँ पे मिसेल का, जिस कंसंट्रेशन पे मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, CMC बोलते हैं, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। सोप के लिए ये होती है 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मिसेल फॉर्मेशन को या क्लीनिंग एक्शन को। देखो हमारे पास कोई भी सोप है, जैसे मैं ले लेती हूँ सोडियम स्टीयरिक C17H35COONe। हमें जनरली पता है सोप का फॉर्मूला क्या होता है, RCOONA। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, तो पानी के अंदर डालते ही ये आयोनाइज हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, C17H35COO- Na+, ये बनाएगा वाटर के अंदर मिक्स करते ही। अब उसके बाद क्या होगा, हमने जैसे ही इसको पानी में मिक्स किया तो ये आयोनाइज हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो ये वाला पार्ट है
जिसे हम हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। देखो हमने पढ़ा है सोप जो है वो अलग अलग होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ही होते हैं। सोप जो है सोडियम और पोटेशियम के लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये हमारा ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया, इसमें 17 कार्बन हो जाएंगे समझाने के लिए, ठीक है। और ये हमारा CO- वाला पार्ट हो गया। अब देखो ये जो दो पार्ट है इसमें से इस पार्ट को तो हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और ये जो पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा होता है हाइड्रोफिलिक, और ये जो पार्ट है वो हमारा होता है हाइड्रोफोबिक। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये तो क्या रहेगा, पानी से दूर रहेगा, क्योंकि इसको हाइड्रोफोबिया है, पानी से डर लगता है इसको, तो ये पानी के साथ नहीं रहेगा। और ये हाइड्रोफिलिक है, यानी इसको पानी से लव है, वाटर के साथ लविंग है ये, तो ये पानी के साथ रहेगा। जब ये पानी के साथ नहीं रहेगा तो फिर ये किसके साथ रहेगा, ये डर्ट के साथ रहेगा, ग्रीस के साथ रहेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जिसे हम टेल भी बोल सकते हैं या नॉन पोलर पार्ट भी बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, हेड होता है और पोलर पार्ट होता है। अब देखो मिसेल एक्शन होता कैसे है। जैसे ही हम क्लोथ्स के, कोई भी गंदा कपड़ा है, क्लोथ है, डर्ट लगा हुआ कपड़ा है, ग्रीस लगा हुआ कपड़ा है, उसके ऊपर हम सोप को अप्लाई करेंगे। तो सोप अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये क्या होगा, धीरे धीरे डर्ट के चारों ओर इकट्ठा हो जाएगा और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। फिर जब हम क्लोथ को ब्रश से रब करेंगे या फिर हैंड से रब करेंगे या गर्म पानी डालेंगे, तो क्या होगा, जब पानी बाहर निकलेगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, वाटर के साथ बाहर जाना चाहेगा। तो ये पार्ट पानी के साथ बाहर जाना चाहेगा और इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, डर्ट प्रेजेंट है, ये डर्ट के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो उस डर्ट को भी अपने साथ खींच कर ले जाएगा और हमारे क्लोथ्स को क्लीन कर देगा। देखो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज को कि ये हमारा जो है कोई क्लोथ है, ठीक है। इस क्लोथ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये कोई डर्ट या ग्रीस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर सोप को अप्लाई किया। तो हमने ये देखो सोप अप्लाई कर दिया। मैंने ये जो पार्ट है ना, ये तो ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है और ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसके सोप लगा रहे हैं, लगा दिया हमने साबुन। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो सोप के पार्टिकल्स हैं ये इस डर्ट के सराउंडिंग में इकट्ठे हो जाएंगे। देखो क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो तो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है ना, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, तो ये तो डर्ट के सराउंडिंग में ही रहेगा। और जो दूसरा पार्ट है ये कहाँ रहेगा, पानी के साथ रहेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये पार्टिकल्स जो है वो इस डर्ट के सराउंडिंग में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो डर्ट है इसके सराउंडिंग में क्या बन जाएगी, ये डर्ट है, इसके सराउंडिंग में ऐसी एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाएगी। और इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। ये मिसेल बन गया। अब जैसे ही हमने पानी डाला, क्लोथ्स को रब किया, तो ये मिसेल, ये जो नेगेटिव वाले पार्ट है ये क्या होंगे, पानी के साथ बाहर आएंगे। तो ये जो क्लोथ पे जो डर्ट है या जो ग्रीस थी, ये डर्ट या ग्रीस जो थी, ये क्या होगी, ऐसे पानी के साथ बाहर निकल कर आ जाएगी और हमारे क्लोथ्स की जो सरफेस है वो कैसी हो जाएगी, ये क्लीन सरफेस हो जाएगी, ठीक है। तो पहले डर्ट है क्लोथ पे, सोप अप्लाई करेंगे तो इसके सराउंडिंग में पार्टिकल्स इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे हम सेल बोलते हैं। और फिर जैसे ही क्लोथ
क्लॉथ को हमने रब किया, ब्रश लगाया, तो ये मिसेल जो है इसका ये जो पार्ट है नेगेटिव वाला, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो ये पानी के साथ बाहर निकलेगा और डर्ट को भी अपने साथ खींच कर ले जाएगा और क्लोथ्स की सरफेस को कैसा कर देगा, क्लीन कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, मिसेल का फॉर्मेशन होगा, क्लोथ्स की क्लीनिंग होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉलॉइड्स हैं उनका प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, उनको हम कैसे बना सकते हैं। तो जो लायोफिलिक होते हैं उनको तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर जो डिस्पर्जन मीडियम है, एक जो उपयुक्त डिस्पर्जन मीडियम है उसके अंदर हम किसको मिक्स कर दे, डिस्पर्जन फेज को मिक्स करके। तो हम क्या कर सकते हैं, लायोफिलिक कॉलॉइडल सिस्टम बना सकते हैं, जैसे स्टार्च, गम, जिलेटिन, इनका। लेकिन जो लायोफोबिक होते हैं उनके अंदर तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं प्रेजेंट है, किनके बीच में, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में। अब उनको बनाने के लिए हमारे पास क्या होंगे, स्पेशल मेथड्स को काम में लेना पड़ेगा। यानी अगर पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो उनको तोड़कर छोटा करना पड़ेगा, मतलब डिस्पर्जन मेथड्स को काम में लेना पड़ेगा। और अगर कोई पार्टिकल्स है उनका साइज छोटा है तो उनको इकट्ठा करके उनको कॉलॉइड के साइज का करना पड़ेगा। यानी बड़े पार्टिकल्स है तो उनको तोड़कर कॉलॉइड के साइज का करना पड़ेगा, जिसे हम डिस्पर्जन मेथड बोलते हैं। और अगर पार्टिकल्स छोटे हैं तो उनको कंबाइन करके हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलॉइड के साइज का करना पड़ेगा, जिसे हम कंडेंसेशन मेथड बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्पर्जन और कंडेंसेशन मेथड को स्टडी करेंगे। डिस्पर्जन मेथड के अंदर हमारे पास एक है मैकेनिकल मेथड और सेकंड हमारे पास आता है ब्रैडिक आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, जिसमें हमारा ब्रैडिक आर्क मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का जो है डायग्राम ही पूछ लेते हैं बहुत बार। ठीक है, और कंडेंसेशन मेथड्स जो है उनको स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।